बिहार के सासाराम विधानसभा सीट की। सासाराम विधानसभा जो सासाराम लोकसभा के एक विधानसभा सीटों में से एक है और ये रोहतास जिले में आता है। सासाराम विधानसभा के समीकरण भी बड़े दिलचस्प हैं और फिलहाल यहाँ आरजेडी के राजेश कुमार गुप्ता विधायक हैं। यहाँ का इतिहास क्या रहा है और इस बार उसका क्या कुछ असर यहाँ के समीकरणों पर पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राकेश जी, सासाराम विधानसभा के समीकरणों को इस बार किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सासाराम विधानसभा चुनाव में पिछली बार एनडीए को सीट एक्सचेंज करने का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, क्योंकि सासाराम ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट रही थी, लेकिन पिछली बार जेडीयू यहां से चुनाव लड़ा और उसका नुकसान जो है वो आपको एनडीए फोल्डर को उठाना पड़ा। वैसे अगर हम सासाराम विधानसभा की बात करें तो सासाराम विधानसभा के नाम से जो चुनाव हुआ पहला, वो 1957 में हुआ और तब दो विधायक चुने गए थे, विपिन बिहारी सिन्हा और रामाधार दुसाद। वैसे सासाराम सह रोहतास विधानसभा क्षेत्र के नाम से 1952 में भी चुनाव हुआ था और तब भी दो विधायक चुने गए थे, जगन्नाथ सिंह और गोविंद। तो ये हम देखते हैं। लेकिन अगर आप सासाराम विधानसभा की बात करें तो फिर जब 1962 में चुनाव हुआ तब से एक ही विधायक जो है वो चुने जाने लगे। अगर आप सासाराम विधानसभा क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर समाजवादी विचारधारा प्रवाहित होती रही है। कांग्रेस को उतनी सफलताएं यहाँ पर नहीं मिली हैं। दरअसल अगर आप देखें तो 1952 में जो दो विधायक बने थे वो कांग्रेस के थे और जो आखिरी जीत कांग्रेस को सासाराम विधानसभा क्षेत्र में मिली वो 1967 में मिली। उससे पहले 1962 में भी वो जीतने में कामयाब हुई थी। तो यही 1967 में कांग्रेस की जीत पर सासाराम में फुल स्टॉप लग गया। लेकिन जो सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां रही उनको यहाँ पर कामयाबी मिली। अगर आप 1985 तक देखें तो कुल 11 विधायक चुने गए थे, जिसमें 7 विधायक जो है वो सोशलिस्ट पार्टियों से रिश्ता रखते थे और 4 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के थे। हालांकि 1990 से सासाराम में बीजेपी का प्रभाव जो है वो दिखने लगा और मुकाबला फिर बीजेपी वर्सेस सोशलिस्ट पार्टियों के बीच होने लगा। कांग्रेस का एग्जिट हो जाता है यहां से। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इस दौरान 1990 से अगर आप देखिए तो कुल 8 चुनाव जो है वो हुए हैं, जिसमें 5 बार जो सफलता है वो बीजेपी को मिली है और 3 बार सोशलिस्ट पार्टियां यहां पर चुनाव जीतने में सफल रही 1990 से। लेकिन जब आप 2000 से 2015 के बीच देखिएगा तो जो मुख्य मुकाबला है यहाँ पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी देखने को मिलेगा। इस दौरान जो कुल 5 चुनाव हुए उसमें 3 बार जो है बीजेपी को कामयाबी मिली, 2 बार आरजेडी जीतने में सफल रहा। लेकिन पिछली बार 2020 में बीजेपी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रही थी, गठबंधन में ये सीट जेडीयू को गया था, क्योंकि जो आरजेडी के सिटिंग विधायक थे अशोक कुमार कुशवाहा वो जेडीयू में शामिल हो गए थे, तो इसीलिए जो है ये सीट जेडीयू के पास गई। लेकिन तब आरजेडी ने एक नया प्रयोग किया यहाँ पर और राजेश कुमार गुप्ता को उतारकर परिणाम अपने पक्ष में कर लिया। जब आप सासाराम विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो एक और चीज की बात करनी होगी और वो है जो दो व्यक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता की बात, जो राइवलरी रही है। 2 व्यक्ति कौन कौन? एक जवाहर प्रसाद और दूसरे जो हैं अशोक कुमार। इन दोनों के बीच जो है एक मुकाबला जो है वो लगातार चला है और इन दोनों के बीच आप देखें तो 1995 से जो 6 मुकाबले हुए हैं इन दोनों के बीच में वो काफी प्रतिस्पर्धी देखने को मिला। हालांकि इन 6 मुकाबलों में 4 बार जो है जवाहर प्रसाद को जीत मिली
तो 2 बार जो है यहां पर अशोक कुमार को भी कामयाबी मिली। तो ये सारी चीजें सासाराम की पृष्ठभूमि में दिखता है, उसके इतिहास में दिखता है। एक और चीज है कि कुल 19 विधायक, अगर हम 1952 में जो सासाराम सह रोहतास विधानसभा चुनाव हुआ था उसको इंक्लूड कर लें तो कुल 19 विधायक जो है यहां से चुने गए हैं, जिसमें बीजेपी से सर्वाधिक 5 विधायक बने हैं, कांग्रेस से 4 विधायक चुने गए हैं, आरजेडी भी इस सीट पर 3 बार सफल रहा है। तो जनता पार्टी जो है उसको 2 अवसरों पर कामयाबी मिली है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी 3 बार इस सीट को जीतने में सफल रही है। लोक दल और किसान मजदूर प्रजा पार्टी को एक बार यहां पर सफलता मिली है। अगर आप सर्वाधिक जीत की बात करें व्यक्तिगत रूप से कि किसको सबसे ज्यादा बार सासाराम विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, तो जवाब है जवाहर प्रसाद कुशवाहा, जो कि 5 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। विपिन बिहारी सिन्हा और राम सेवक सिंह भी 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं। अब अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनाव को देखें और उन आंकड़ों के जरिए चीजों को समझने की कोशिश करें तो क्या दिखता है। 2010 में बीजेपी से जवाहर प्रसाद जो है वो उम्मीदवार थे, जिनको 50,856 वोट आए, मतलब 35.2%, और अशोक कुमार आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनको आए 45,445 वोट। सरवर अली खान बीएसपी के प्रत्याशी थे, उनको आए 9,990 वोट, मतलब लगभग 7% वोट, और सलामत अंसारी को आए 7,412 वोट, मतलब 5.13% वोट। तो ये जो मल्टी कॉर्नर फाइट हुई उसमें 35.2% वोट लाकर जवाहर प्रसाद 5,411 वोटों से चुनाव जीत गए। लेकिन 2015 में बिहार की राजनीति बदली, राजनीति ने एक करवट ली, महागठबंधन बना, जेडीयू जो है आरजेडी और कांग्रेस के साथ एक महागठबंधन में आ गया। और चूंकि इस सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ता रहा था तो सीट शेयरिंग में महागठबंधन की ओर से यह सीट आरजेडी को ही लड़ने के लिए दी गई और यहां पर बीजेपी से एक बार फिर जवाहर प्रसाद उम्मीदवार बने। लेकिन तब आरजेडी के प्रत्याशी अशोक कुमार ने 82,766 वोट लाए, मतलब 47.56% वोट, और जवाहर प्रसाद को आए 63,154 वोट, मतलब 36.29% वोट, और कृष्ण कुमार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको आए 9,247 वोट, मतलब 5.5% के आसपास वोट। तो इस बार वोटों का बंटवारा उस तरह से नहीं हुआ। यही वजह है कि 2010 से ज्यादा मत प्रतिशत लाकर भी जवाहर प्रसाद बीजेपी के 19,612 वोटों से अशोक कुमार से हार गए। तो लालटेन जला 2015 में, फिर 2020 आया, लेकिन इन सब के बीच अशोक कुमार जो है वो पाला बदल लेते हैं और वो जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। सीट शेयरिंग में ये सीट जो है वो जेडीयू को दे दी जाती है। इससे जो है कुछ नाखुशी भी थी, लेकिन 2020 का जो एक ट्रेंड था कि जहां जहां जेडीयू वहां एलजेपी, तो यहां एलजेपी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को अपनी टिकट पर चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। तो एक ट्रायंगुलर फाइट हुई यहां पर, और इसमें आरजेडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहां पर वैश्य वोटर को अपना कैंडिडेट बनाया, राजेश कुमार गुप्ता को। उधर एक दिलचस्प बात जो है कि अगर आप देखें तो यहां पर 1980 से 2015 तक सासाराम में सिर्फ कुशवाहा जाति के उम्मीदवार ही विजेता बनकर
उभरे। और 1990 से ये स्थिति हो गई कि पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर, दोनों ही स्थान पर कुशवाहा जाति के ही उम्मीदवार हुआ करते थे। लेकिन 2020 में आरजेडी ने एक्सपेरिमेंट किया और वैश्य जाति से उम्मीदवार जो है वो उतार दिया, राजेश कुमार गुप्ता को। और इधर रामेश्वर प्रसाद चौरसिया थे ही, डेंट लगा जेडीयू के वोट में, क्योंकि बीजेपी माइंडेड कुछ वोट जो है वो रामेश्वर प्रसाद चौरसिया की तरफ भी चला गया। नतीजा ये हुआ कि राजेश कुमार गुप्ता को तो 83,303 वोट यानी 46.5% वोट आ गए, लेकिन अशोक कुमार कुशवाहा को सिर्फ 56,880 वोट मतलब 31.8% वोट ही आए। उनके हिस्से के लगभग 12% वोट रामेश्वर प्रसाद चौरसिया के पास गए और यहां पर राजेश कुमार गुप्ता को 26,423 वोटों की बड़ी जीत मिली। अब 2025 में क्या बड़ा चैलेंज है एनडीए के लिए। पूरे शाहाबाद इलाके में जो एनडीए है उसका प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए या इस लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, उसके आशाओं के अनुरूप नहीं रहा है। तो यहां पर बीजेपी जेडीयू के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे महागठबंधन से पार पा सके, खास करके जब महागठबंधन में भाकपा माले भी शामिल हो गया है। तो एक कहते हैं कि डेडली कॉम्बिनेशन यहां पर महागठबंधन का बन गया है। वैसे अगर हम यहां पर संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो देखिए, आरजेडी से राजेश कुमार गुप्ता का नाम सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि वो सिटिंग विधायक हैं। पिछला चुनाव बड़े मार्जिन से जीते 26,423 वोटों से। लेकिन एक और नाम जो है वो चर्चा में है, वो है सीमा कुशवाहा का नाम। उनका नाम भी यहां पर जो है वो चर्चा में है कि वो शायद सासाराम से चुनाव लड़े। और इसकी वजह ये है कि यहां कुशवाहा जाति के वोटर्स बहुत ज्यादा हैं और सीमा कुशवाहा लगातार आरजेडी का प्रचार लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो है वो करती रही। तो उनकी भी इच्छा होगी कि उनकी मनपसंद सीट उनको मिले। अब अगर यहां नहीं मिलता तो हो सकता है डेहरी की तरफ जो है उनको कोई सीट दिया जाए, या नहीं तो करगहर की वो हैं। लेकिन मुझे लगता है सासाराम या डेहरी में से कोई एक सीट से वो लड़ना पसंद करेंगी। जहां तक आपको बात है एनडीए की, तो ये बड़ा फैसला जो है एनडीए को लेना है कि यहां से जेडीयू ही चुनाव लड़ेगा या बीजेपी की, चूंकि ये ट्रेडिशनल सीट रही है तो यहां से बीजेपी का प्रत्याशी उतारा जाए। ये एक बड़ा फैसला एनडीए की तरफ से होना अभी बाकी है। अगर जेडीयू की तरफ जाता है तब तो अशोक कुमार जो हैं उसके प्रत्याशी होंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ जाता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जवाहर प्रसाद खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्या उनको पार्टी टिकट देती है या उनके परिवार से उनके बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह देखना जो है दिलचस्प होगा। और दिलचस्प तो यह भी देखना होगा कि यहां जनसुराज किसे प्रत्याशी बनाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की नजर भी इस सीट पर लगी हुई है। तो यहां से वो किस जाति का उम्मीदवार देता है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को देखें तो क्या कुछ दिखता है। यहां पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो लगभग 17.5% हैं, 17.55%। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 15.2%, यादव 7 से 8%। तो जो एमओवाई है वो 22 से 23% के आसपास ही पहुंचता है। और यही वजह है कि आरजेडी जो यहां प्रत्याशी देता है वो एनडीए खेमे को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट कर रही हैं उनमें से चुनता है। पहले कुशवाहा जाति से उम्मीदवार देता था, पिछली बार उसने वैश्य जाति से उम्मीदवार दिया। इस बार भी ऐसा ही होगा, ये मानकर चलना चाहिए। राजपूत यहां 7 से 8% हैं, ब्राह्मण 5.5 से 6%, कायस्तों की भी ठीक ठाक संख्या यहां पर है। तो सामान्य जाति को हम देखें तो 12
13% के आसपास सामान्य जाति के वोटर्स हैं। कुशवाहा वोटर्स 18 से 20%, तो ये डिसाइडिंग होंगे। कुर्मी भी 2-3% हैं। तो अगर आप देखें तो 21 से 23% के बीच जो है वो कोयरी और कुर्मी हैं। वैश्य भी 9 से 10% हैं। तो अगर आप एनडीए फोल्डर के वोट देखें तो वो 43-44% दिखता जरूर है, लेकिन उतना रहता नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी आरजेडी इसी में से किसी जाति से किसी को बनाता है, जिसकी वजह से एनडीए के वोटों में बंटवारा होता है और पिछली बार उसकी कीमत जो है वो एनडीए को चुकानी पड़ी। लेकिन जब इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो भले ही सासाराम लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी ने गंवा दी, लेकिन जहां तक सासाराम विधानसभा क्षेत्र की बात है तो यहां पर शिवेश कुमार को 7,160 वोटों की लीड मिली है और एनडीए के लिए यही उम्मीद की किरण है कि अगर आप एक होकर चुनाव लड़ते हैं तो सासाराम में बाजी पलटी जा सकती है। तो क्या कुछ होता है इसका अभी इंतजार है, लेकिन सासाराम में एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, इससे किसी को इनकार नहीं है। तो देखिए सासाराम में समीकरण क्या कुछ आते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पीके की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी और दूसरी पार्टियां इन समीकरणों को कितना प्रभावित करेंगी, ये भी बड़ी बात होगी।